ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब समझते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष पर फोकस होती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब यहाँ से जब प्रकाश गुजरता है तो ये जिस बिंदु पर आकर टकरा के जो मिलती है उसे क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण का फोकस बोला जाता है। अगला है उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इस डायग्राम में क्या होता है, इसके समांतर अवतल यानी कि उत्तल दर्पण के समांतर आती प्रकाश की ये किरण है। ये क्या करता है, जब यहाँ से परावर्तित होती है तो इसको ऐसा प्रतीत होता है कि एक बिंदु पर आकर मिली है, इसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। अब समझते हैं फोकस दूरी क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव, ये क्या है, दर्पण है यहाँ, और ये फोकस, इसके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण के लिए मुख्य किरण आरेख की बनावट। नंबर 1 समझते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आपतित हो तब क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण कैसा हो, अवतल हो, तो वह फोकस से होकर गुजरती है। यदि दर्पण उत्तल हो तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि यह क्या, एक समांतर रेखा है। और ये किस प्रकार का दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण तो क्या होगा, इस फोकस से होकर गुजरेगी। और यह क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और इससे के समांतर जब रेखा पास करेगी तो यह फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। चलिए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, नंबर 2। यदि प्रकाश फोकस की दिशा में आपतित हो, यदि प्रकाश फोकस की दिशा में आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यह क्या होता है, यहाँ से जब आती है प्रकाश किरण तो क्या होता है, मुख्य अक्ष के ही समांतर प्रकाश की किरण निकल जाती हैं। सेम केस ऐसा ही होता है उत्तल दर्पण में। जैसे प्रकाश किरण है, इसके फोकस से होते हुए इसके ही समांतर निकल जाती हैं। अब समझते हैं, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे कि क्या, एक किरण आरेख है उत्तल और अवतल दर्पण में, या ऐसे किरण आया और फिर क्या हुआ, इसी दिशा में वो लौट जाती है। इसमें भी सेम कहानी है, अवतल उत्तल में सेम कहानी होता है। यदि आपतित किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित हो, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष के आई कोण बनाती है तो वह परावर्तन के मुख्य अक्ष के बराबर क्या, कोण आर बनाती हुई निकलेगी। जैसे कि इस डायग्राम को समझते हैं, क्या होता है, इसमें जब दर्पण से परावर्तन क्या आई कोण बनाता है तो क्या होगा, परावर्तन के बाद वो आर कोण बनाते हुए निकलेगा। अब इसको समझते हैं, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, वस्तु कहाँ हो, यहाँ ध्रुव और यहाँ फोकस की, यानी कि ये फोकस इसके बीच में स्थित हो, तब क्या होगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो वस्तु प्रतिबिंब दर्पण से पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या होता है, जैसे कि यह एक वस्तु है, ये कहाँ पर स्थित है, ये एक डायरेक्ट फोकस पर स्थित है। जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे आगे अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। क्या होता है, जब फोकस पर स्थित होता है कोई वस्तु तो अनंत के बीच में अति उसका प्रतिबिंब बनता है। अब समझते हैं अगला पॉइंट, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि देखिए ये क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच में वस्तु है, तब क्या होगा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। तो क्या होता है कि अनंत यानी कि पूरा क्या एरिया, यानी कि यहाँ से इसी बीच में उसका इमेज बनेगा। अब समझते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र यानी कि यहाँ पर इसी पर, तब क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के
बराबर प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब उसी के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला समझते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित है, तब क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब प्रतिबिंब, तो यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अब समझते, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल पे बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। अब समझते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यह एक मुख्य पॉइंट है जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। अब समझते हैं प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल v से सूचित किया जाता है। और वस्तु दूरी क्या होता है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसको u से सूचित किया जाता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1/v/1/u + 1 = 1/f होता है। अगला आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब समझते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। टॉर्च, वाहन, हेडलाइट, सर्चलाइट में भी अवतल दर्पण के प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला एवं दांत के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों, सूर्य से आती प्रकाश उष्मा ऊर्जा को बड़े अवतल दर्पण द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन को समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसका विसरित क्षेत्र और दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब समझते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण का बाहरी सतह क्या होता है, रंगा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रंगा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण में वस्तु से बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक और छोटा सा टॉपिक आ जाता है आवर्धन। आवर्धन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें इतना ही समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला आवर्धन को m से सूचित करते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको h डैश, और इसको मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई h। इसका दूसरा सूत्र होता है -v/u, यानी कि h डैश बटा h = हो जाएगा -v/u।